वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार और अभिवादन आप सभी को दोस्तों। देखिए, इस वक्त जो खेल में थोड़ा सा बदलाव आया हुआ है पाकिस्तान में, और जिसकी मुझे आपको खबर देनी थी। नई खबर ये है कि जो पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान की जो पार्टी है, ये देखते हुए कि इमरान खान जेल के अंदर हैं, और ये कि जिस तरह का क्रैकडाउन चल रहा है, कुछ सही कुछ गलत जो देखने में आता है, कुछ चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आने वाली हैं, उन सब के देखते हुए अचानक अब पीटीआई को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, क्योंकि अब अचानक उनको कोर्ट से भी बहुत रियायतों की उम्मीद लग ऐसा रहा है कि खारिज हो रही है। अब बहुत कुछ होने का रह नहीं गया है, और शायद अंधेरा उनको अब नज़र आने लग गया है। और चूंकि कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो दरवाज़ा खड़खड़ाने की तैयारी हो रही है फौज का, जीएचक्यू का। कल पीटीआई के जो नए चेयरमैन हैं, यानी इमरान खान की जगह पर जो आए हैं, बैरिस्टर गौहर खान, तो गौहर खान ने कल ये बात खुलकर कही कि हम फ़ौज से बात करना चाह रहे हैं, और ये ठीक नहीं है कि सिर्फ एक ही साइड का जो पर्सपेक्टिव है वो फ़ौज तक पहुँचे। हम भी अपनी बात फ़ौज को पहुँचाना चाह रहे हैं। इस सारी की सारी गुफ्तगू में आप ये पाएंगे कि मैं जिस एलिमेंट का जिक्र आपसे कर रहा हूँ और बहुत दिनों से कर रहा हूँ, वो क्या है? कांस्टेंट एक एलिमेंट जो मौजूद है इस सारी बातचीत में, वो है फौज का। यानी कि आप ज़रा सोचें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी बात को सामने रखने के लिए किसी सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा रही हैं, किसी जनता की अदालत में नहीं जा रही हैं, वो जा कहाँ रही हैं? फ़ौज के जीएचक्यू में, यानी कि जनरल हेडक्वार्टर में। और इससे पता ये लगता है, जो मैं अक्सर व्यंग्यात्मक तरीके से सरकास्टिकली कहता रहता हूँ, और वो ये कि दरअसल जाएंगे तो आप उन्हीं के पास जो मालिक हैं, जिस चीज़ का जो मालिक है। अगर पाकिस्तान एक प्लॉट है, तो उस प्लॉट के मालिक तो पाकिस्तानी फ़ौज है। और मैं उनको ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पाकिस्तान के डिफेंडर हैं, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की उस सरजमीन के मालिक हैं। बाकी सब लोग सेकंड ग्रेड सिटीजन्स हैं। वो बेसिकली एक राजा है, एक रंक है, और बाकी सब माया है, बाकी और कुछ नहीं है। तो हुआ ये, देखिए, आप पहले का भी देखें कि जो एक हिस्टोरिकली एक ट्रेडिशन चला है डेमोक्रेसी। अभी कुछ दिन पहले हमारे दोस्त राजा मुनीब साहब जब बात कर रहे थे, तब भी हम ये बात कर रहे थे कि दरअसल पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जब भी आई है, तो दरअसल वो डेमोक्रेसी एक तानाशाह के अंडर में आई है। यानी कि तानाशाह इन द सेंस कि पर्दे के पीछे एक फ़ौजी बैठा होता है, और वो फ़ौजी दरअसल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहा होता है, जिसको पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कहा जाता है। इस डेमोक्रेसी का एक दूसरा नाम जो हम ऑफ लेट दे रहे हैं, वो है डिक्टेटोरियल डेमोक्रेसी, जो एक तानाशाह की देख रेख के अंदर पलती फूलती या लुढ़कती जैसी भी है डेमोक्रेसी है। वो डेमोक्रेसी है जो पाकिस्तान में चल रही है। आप ये देखें कि 2018 की तरफ को अगर आप चले जाएं, तो आप पाएंगे कि जो इलेक्शन हुआ वो जैसा हुआ तैसा हुआ, लेकिन जो मैनिपुलेट हुआ वो क्या था? वो थे उसके इलेक्शन। और उस इलेक्शन में आप ये देखें कि आरटीए जब देखा गया कि भाई रिज़ल्ट मन मुताबिक नहीं आ रहा है, रिज़ल्ट वैसा नहीं आ रहा है जैसा सोचा गया था, और प्रोबेबली कुछ नवाज शरीफ को ज़रूरत से ज़्यादा सीटें मिल रही हैं, तो फिर क्या किया गया? नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की पार्टी की बात मैं कर रहा हूँ। तो आप ये देखें कि फाइनली उनको आरटीएस बिठा दिया गया, जो रिज़ल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम था उसको बिठा दिया गया, और बाद में अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, जिसके जो 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 वो चाहते थे, जिस किस्म का बैलेंस बनाना चाहते थे, वो उन्होंने बना लिया। और आप ये देखें कि अगर इस आरटीएस को बिठाने को एक इंडिकेशन माना जाए, और ये माना जाए कि वो तब बिठाया गया जब रिज़ल्ट उनके मन माफिक नहीं आ रहा था, तो आप ये भी देखें कि रिज़ल्ट बिठाने के बाद भी रिज़ल्ट क्या लेकर आए? वो रिज़ल्ट वही लेकर आए जहाँ पर वो गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकें। यानी कि जब आपने सिस्टम अपने कंट्रोल में ले लिया था रिजल्ट्स का, तो दरअसल तो आप मेजोरिटी भी दिला सकते थे इमरान खान को, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। आप ये देखिए कि कितने स्मार्ट गेम प्ले करते हैं फौजी। तो कि उन्होंने वहाँ भी इंडिपेंडेंस का एक रोल बचा कर रखा था, जिन्हें बाद में जहांगीर तरीन अपने जहाज में भर भर के लाते रहे, और इमरान खान अपने पट्टा पहनाते रहे उनके गले में। अब पट्टे की ही पट्टा ही कहा जाए उसको, और क्या कहा जाए, पीटीआई का पट्टा, उसे पहनाते रहे, और जिसके चलते वो सरकार बनी। लेकिन उसका फ़ायदा क्या होता है फौजियों को, कि जिन लोगों को इंडिपेंडेंस की तरह से बाद में घेर घार के लाया जाता है, उनको एक फ़ोन कॉल पर
भगाया जा सकता है। और ठीक आप देखेंगे यही हुआ जब इमरान खान को निकालने की बारी आई, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बारी आई, तो आपने देखा एक एक करके सभी जो है वो शिप छोड़कर भाग गए, सब के सब वो वहाँ से निकलना शुरू हो गए। ये है वो कहानी। फिर आप ये देखिए कि नवाज शरीफ को उससे पहले बेदखल किया, नाअहल किया गया। नाअहल किस लिए किया गया कि साहब आपने अपने बेटे से वो तनख्वाह नहीं ली जो आपको लेनी चाहिए थी, इसलिए वो आपका असेट हो गया, इसलिए आपने वो असेट दिखाया नहीं, इसलिए आप नाअहल हो गए। तो ये तो और मज़े की बात क्या है, और ये सब कह के जेल में डाल दिया। बाद में जब पता लगा कि ये तो मरमरा जाएंगे तो उनको उठा के अपने बाहर भेजने का समझौता कर लिया कि भाई अपने गले में कौन फंदा डाले, इस आदमी को अपने हाथों मार के। वो लंदन भी चले गए, ठीक भी हो गए, वहाँ से पॉलिटिक्स भी करते रहे। और साल भर के अंदर अंदर जब फौजियों को पता लगा कि भाई ये तो हमने अपने गले मुसीबत डाल ली इमरान खान नाम की, और इसका कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर उन्होंने ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ को फिर से रब्ता करना शुरू किया, उनसे कांटेक्ट किया कि भाई कुछ करो कुछ करो। और वो अपनी जगह अटके पड़े कि मैं तो नहीं करता, मैं तो खेलता ही नहीं, बल्ला मेरे पास है, जाओ। तो वो चलता रहा वो गेम। और आखिरकार आप ये देखिए कि तब जब उनको तमाम अंडरस्टैंडिंग्स के बाद में लाया गया है, तो वही कोर्ट्स जिन्होंने उनको कन्विक्ट किया था उसको लेफ्ट राइट एंड सेंटर कैसे रिवर्सल कर रही हैं जजमेंट्स का कि भाई ये तो बालक बहुत नादान है, इसको तो कुछ हुआ ही नहीं, इसने तो कुछ किया ही नहीं, और हम इसको फिजूल में सजा दे बैठे हैं। तो आप ये देखिए कि दरअसल इस सब के सब लोग जो हैं वो पपेट्स की तरह से हैं, चाहे जुडिशरी में हैं या एडमिनिस्ट्रेशन में, जहाँ भी। और जो पपेटियर है वो फौज है, वो जहाँ जिसके धागे खींचती है वो उसी तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है, बर्ताव करना शुरू कर देता है, और ये हो रहा है। तो और अब आप देखिए कि वही नवाज शरीफ वापस आ चुके हैं, और वापस ही नहीं आ गए हैं, और रिलीफ ही नहीं मिली है। अब उनकी तैयारी हो रही है अगला प्राइम मिनिस्टर बनाने की। तो अब आप जरा सोचे, एक इलेक्शन हो रहा है 8 फरवरी को, उम्मीद की जा रही है कि हो जाएगा, तब तक जिस तरह के हालात बन रहे हैं कौन जाने। और वैसे भी पाकिस्तान में किसी चीज़ का प्रोटेक्शन करना तो आप अपने साथ ही ज़्यादती करते हैं अगर आप कोई प्रोटेक्शन करते हैं। किसी भी पाकिस्तान को लेकर की गई प्रोटेक्शन में हमेशा आपको एक स्पेस ये रखना चाहिए कि भाई सारी बातें ठीक हैं, लेकिन फिर ये पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है, लास्ट मिनट पे चीज़ें बदल सकती हैं, इम्पैक्ट बदल सकते हैं, डिसीजन बदल सकते हैं, और फिर चीज़ें एक दूसरे ढर्रे पे चलने लग जाती हैं। तो अब आप ये देखें कि वही फ़ौज जिसने उनको निकाला था, वही फ़ौज उनको मना के बुला कर लेकर आई है। फिर उनके अब कोर्ट केसेस भी ख़त्म हो रहे हैं, अब उनके इलेक्शन की भी तैयारी हो रही है। और चूंकि उन्होंने ये जिद कर रखी है कि मुझे तो मेजोरिटी चाहिए, तो मुझे तो नहीं लगता कि उनको मेजोरिटी लेकर देंगे, लेकिन वो मेजोरिटी के बहुत नज़दीक ले आ रहे हैं। और ख़ासकर ये देखते हुए कि जो उनकी एक वेंजेंस है इमरान खान के लिए कि लेफ्ट राइट एंड सेंटर उनको जैसे भी हो उनके आदमियों को बाहर करना है। और अब आप ये देखिए कि उसमें जो लेटेस्ट आखिरी कील जो गाड़ी जा रही है कॉफिन के, अगर उसको पीटीआई का कॉफिन कहा जाए इस इलेक्शन के लिए, तो उस कॉफिन में जो आखिरी आखिरी कील गाड़ी जा रही है वो कल के पेशावर हाई कोर्ट के जजमेंट ने गाड़ी है। और वो क्या है, वो ये कि पीटीआई का जो सिंबल है बल्ले वाला बैट, वो जा चुका है, बल्ले वाला सिंबल जा चुका है। दूसरी तरफ आप ये भी देखिए, कौन जानता है कि जो वकील पीटीआई के लिए खड़े होकर इसमें इलेक्शन लड़ रहे हैं, सॉरी केस लड़ रहे हैं उनका कोर्ट्स के अंदर, क्या वो किसी के इम्प्रेशन में नहीं है, क्या वो किसी के कहे पर नहीं चल रहे हैं, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भी दरअसल इमरान खान की बलि चढ़ाने पे लगे हुए हैं, सेक्रीफाइस करने लगे हों उसका। कारण मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी सवाल इस समय, जैसे फॉर एग्जांपल कल का है, कल सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है काजी फाइज ईसा साहब की कोर्ट में, आप ये देखिए कि उनके किसी भी सवाल का जवाब ये लोग लेकर ही नहीं आए थे। डॉक्यूमेंट्स की कमी, पॉलिसी की कमी, क्लैरिफिकेशन की कमी, आर्गूमेंट्स की कमी, बिना किसी तैयारी के मुंह हाई कोर्ट में चले आ रहे हैं वकील। क्या वाकई में पाकिस्तान के जो सबसे सीनियर वकील हैं और सबसे समझदार और कॉम्पिटेंट वकील माने जाते हैं, दरअसल वो इतना इनकॉम्पिटेंस के साथ में आएंगे? क्या ये भी नहीं हो सकता है कि वो दरअसल पैसे चाहे इमरान खान और उनकी पार्टी से ले रहे हों, लेकिन काम किसी और के लिए कर रहे हैं? यू नो व्हाट आई एम सेइंग, मालिकों के लिए काम कर रहे हो, वही जो पाकिस्तान नाम के प्लॉट के मालिक हैं उनके लिए काम कर रहे हो, क्योंकि ये सब कुछ उस तरफ जाता लग रहा है। और इमरान खान के फ़िलहाल कल की सुनवाई के बाद में जब गौहर खान ने ये कहा है कि हम जीएचक्यू से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो अंदर से जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो ये हैं कि जनाब इमरान खान तो बात करना चाह रहे हैं, उनका स्वार्थ है, उनका सेल्फ इंटरेस्ट है, लेकिन क्या फ़ौज भी उनसे बात करना चाह रही है?
तो आखिरी खबर आने तक सच ये है कि फ़ौज में कोई एपिटाइट, कोई भूख, कोई डिज़ायर, कोई विश इस तरह की नहीं है जो फ़िलहाल इमरान खान से बात करना चाहती हो। मुझे नहीं मालूम है कि बहुत पॉसिबल है कि आज देखिए ये जो आज हो रहा है वो कल ना हो, ये कोई नहीं जानता। और तो फॉर एग्ज़ाम्पल आज से साल बाद, 1.5 साल बाद चीज़ें नहीं सुधरती हैं, जो कि नहीं सुधर पाएँगी, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, नहीं सुधर पाएँगी क्योंकि सुधरने के लिए जो 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 ग्राउंड सिचुएशन चाहिए, वो मौजूद नहीं है पाकिस्तान में। चाहे वो क्योंकि हर एक चीज़ कहाँ से चलेगी, कहाँ से सुधरेगी? लड़ाई किस बात की है? रिसोर्सेज़ की, इकोनॉमी की, वहाँ तो कुछ भी नहीं होने वाला। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आ चुकी है जहाँ पे वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि पाकिस्तान का जो करंट फाइनेंशियल मॉडल है वो फेल्ड मॉडल है। देयर हैव टू बी अ न्यू इकोनॉमिक मॉडल फॉर पाकिस्तान। अब वो उस नए इकोनॉमिक मॉडल के लिए दरअसल भुगतान कौन करेगा? भाई होगा क्या? टैक्स रेट बढ़ना चाहिए, टैक्स रेट बढ़ने चाहिए, तो टैक्स कौन देता है? कौन लोग हैं जो भी टैक्स नहीं दे रहे हैं? वो है एलीट क्लास, वो है जो चाहे वो एग्रीकल्चर का है, रियल स्टेट का है। तो ये वो सिलसिले। फिर जो फौज जिन धंधों में उतरी हुई है उनका क्या? तो सवाल तो अनगिनत है, सवाल इतने हैं कि जिनको लेकर मिलिट्री अपने आप में एक कॉरपोरेट बॉडी बन चुकी है पाकिस्तान में, जो कि प्लॉटों के धंधे करने से लेकर और खेती तक को उतर आई है। आप जानते ही होंगे, जैसा कि मैंने बताया, कि पाकिस्तान फ़ौज को इस समय सरकार को पिछली सरकार ने, शहबाज शरीफ की सरकार ने 45,000 एकड़ ज़मीन पकड़ा दी है कि जाओ भाई खेती करो। अब कोई पूछे कि क्या कहीं इस खेती में या इन चीज़ों में कोई साइंटिस्ट मौजूद हैं एग्रीकल्चर के? जी नहीं। कौन देख रेख करेगा इन चीज़ों की? SIFC को कौन हेड कर रहा है? वहाँ पे कौन लोग बैठे हुए हैं? फौजी। तो अब आप कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि अगर कोई स्टेबिलिटी की बात करे तो क्या वो अपने आप एक मजाक नहीं है? दरअसल है। कोई स्टेबिलिटी नहीं आने वाली। कारण बात स्टेबिलिटी की कहाँ से आएगी? जो ये इमरान खान के साथ, ये उनकी पार्टी के साथ किया जा रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ सही गलत जो भी है, लेकिन ये लोग आज के बाद में ख़त्म तो नहीं हो जाएंगे। तो अगर ये हारते हैं तो इनका तमाशा जारी रहेगा। कंफर्मेशन अभी तक कोई नहीं है। 2 दिन पहले वॉइस ऑफ अमेरिका की एक खबर आई थी जिसमें ये कहा गया था, और नुसरत जावेद साहब ने उस खबर को जो है पब्लिक टीवी पर बोला था, और वो ये थी कि IMF को इमरान खान की पार्टी की तरफ से इन्फॉर्म कर दिया गया है कि चूँकि हमारे आपके साथ, यानी कि जो ये वन टाइम जो एग्रीमेंट हुआ था जो मार्च में ख़त्म हो रहा है, स्टैंड अलोन एग्रीमेंट, तो इस स्टैंड अलोन एग्रीमेंट में हमारी कंसेंट का बैकग्राउंड ये था कि हम एजम्पशन पे चल रहे थे, और वो एजम्पशन ये थी कि जो इलेक्शन होंगे वो फ्री एंड फेयर होंगे। लेकिन जो इलेक्शन हो रहे हैं वो फ्री एंड फेयर तो नहीं है। नतीजन आने वाली वक्तों में हम इस गवर्नमेंट के IMF के साथ होने वाले किसी भी मुआहदे के साथ नहीं खड़े हैं। इस बात को इन्होंने गौहर खान साहब ने अपने डिफरेंट जो क्लिप्स उनकी आई हैं वीडियो मीडिया के साथ बात करते हुए, वहाँ उन्होंने ये तो कहा कि नुसरत जावेद जो कह रहे हैं वो गलत है, मगर ये वो नहीं कह रहे हैं कि क्या वॉइस ऑफ अमेरिका की स्टोरी गलत है। दरअसल नुसरत साहब तो कुछ कह ही नहीं रहे। नुसरत साहब तो कोट कर रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की स्टोरी को। तो अगर आपको गलत ही कहना था तो आप वॉइस ऑफ अमेरिका की स्टोरी को गलत कहिए। फिर आप या तो ये कहते कि नहीं, हमने कोई रब्ता नहीं किया IMF से और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो दरअसल उस पर क्लियर कट कोई आंसर आ नहीं रहा है। अच्छा, वो आंसर हमें पता रहेगा अप्रैल में। अच्छा, उससे पहले क्या होगा? इलेक्शन ख़त्म हो चुका होगा, नई सरकार बन चुकी होगी, और जाहिर है जो हालात नज़र आ रहे हैं ग्राउंड पर उसमें ये कि PTI को लात लग चुकी होगी। जब PTI को लात लग जाएगी और उनका सोशल मीडिया जाहिर है कि वो स्ट्रांग है, तो जो सोशल मीडिया स्ट्रांग है, जो कैंपेन्स चलनी है, जो पब्लिक माइंडसेट को जो ब्रेन वॉश कर लीजिए या मेकअप किया जाए उनको, जो 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 भी करना है, तो आप ये पाएंगे कि वो सारी एक्टिविटीज़ तो उनकी जारी रहेंगी। और जब वो जारी रहेंगी तो ये सरकार, जिसके पास न सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, पैसा नहीं है, अप्रैल में 25 बिलियन $US इनको चाहिए वापसी के लिए। जो रिलीफ आप उम्मीद कर सकते हैं उस 25 बिलियन में से, वो चाइनीज़ से आप उम्मीद कर सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं। तो बाकी का पैसा आपको चाहिए नए एग्रीमेंट के लिए, नए IMF के साथ में होने वाले एग्रीमेंट के लिए आपको $15 बिलियन अपने रिजर्व अकाउंट में चाहिए।
आज की तारीख में आपके पास कितने हैं? 8 हैं। तो अब जरा कल्पना कीजिए 8 आपके पास हैं, मैं सीधी-सीधी कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ। और मान लीजिए कि चाइनीज़ को आप छोड़ भी दीजिए, तो आपको 10 बिलियन भी देने हैं अप्रैल में, तो वो कैसे करेंगे? क्योंकि उसपे आपको रोल ओवर नहीं मिलने वाला कहीं। एक बात, दूसरी बात, फिर 15 बिलियन आपको अगेन अपने अकाउंट में चाहिए, वो कौन देगा? 2-2 बिलियन, 3-3 बिलियन के लिए तो आप भीख मांग रहे हैं सारे में। तो चाइना या सऊदी अरेबिया या यूएई आपके अकाउंट में मुफ्त के पैसे डाल के नहीं दे देंगे, मतलब ही नहीं होता। तो सऊदीज़ कह रहे हैं कि हम पहली इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डिंग में करेंगे। रिकॉर्डिंग में जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो 25% लेकर, सॉरी 20% लेकर करना चाह रहे हैं। वो 20% आपको निकालने के लिए नहीं है, क्योंकि पास है ही 25% गवर्नमेंट के पास में, पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास में है ही 25%। अगर वो 25% में से 20% दे देते हैं सऊदीज़ को, तो माइनॉरिटी स्टेक होल्डर हो जाएंगे। जो मेजोरिटी स्टेक होल्डर है वो कौन? वो कनाडा वाली कंपनी, कनाडा की कंपनी हो जाएगी। जब वो हो जाएगी तो आप अपने क्या रूल्स बाय रूल्स और क्या पॉलिसी बनाएंगे उस कंपनी की? तो दे आर मल्टीपल इशूज विच आर गैदरिंग, दिस इज वन। सेकंड, आप चले, ये इकोनॉमी की एक छोटी सी बात है। दूसरी तरफ यूएई है, वो भी इन्वेस्टमेंट के लिए राजी हैं, पर वो क्या कह रहे हैं कि भाई पहले से इंडिया से रिलेशन ठीक करो। अब यू नो, तो इस पर बात की जा सकती है। सवाल ये है कि कोई इंडिया से रिलेशन ठीक करना चाह सकता है, लेकिन क्या इंडिया भी ऐसा करना चाहता है? एक बात। दूसरी बात, आप याद रखें कि 2 दिन पहले जो जयशंकर जी ने एएनआई को जो अपना इंटरव्यू दिया है, वहाँ वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई अब जो टर्म्स होंगी वो हम तय करेंगे, हम आपकी शर्तों पर तो नहीं आपसे बात करेंगे। तो खेल जो है वो किसी दूसरे लेवल पर पहुँच रहा है। अल्टीमेटली ये भी एक सवाल है ना कि अगर पाकिस्तान से भारत अपने संबंध सुधारना, मतलब दोबारा से रीस्टार्ट भी करना चाहे, बातचीत करना चाहे, तो उसमें भारत को गेन करने के लिए क्या है? और दूसरी बात, मुझे जो पर्सनली, अगर मैं सरकार में होता, अगेन मैं इस बात को काल्पनिक तौर पे एक थ्योरी बिल्टअप कर रहा हूँ, हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ, तो क्या मेरे दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि कहीं ये जो पाकिस्तानी सरकार है, जिसने पहले भी वाजपेयी साहब के साथ जो किया वो किया, मोदी साहब के साथ कंधार से बुलाकर जो किया वो किया, पीछे से कहीं पठानकोट तो कहीं कारगिल, दोनों संदर्भों की बात मैं कर रहा हूँ आपसे, तो क्या ऐसा तो नहीं कि आज जब इनकी इकोनॉमी डावाडोल है, सोसाइटी डावाडोल है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, टेररिज्म फैल रहा है, टीटीपी आई हुई है, पश्तून प्रॉब्लम, बलोच प्रॉब्लम, अल्लाह जाने क्या क्या प्रॉब्लम, खुदा जाने, तो आप ज़रा सोचिए कि इन तमाम के बीच में कहीं वो भारत से इसलिए तो नहीं संबंध ठीक करने की बात कर रहे हैं कि एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए, कुछ मजबूती आ जाए, और उसके बाद में फिर से वही हमले शुरू हो जाए, तो इंडिया को ये भी सोचना होगा कि what is it that we have to achieve, what is it that we will gain out of this association with this country which has been spreading nothing but terrorism around us. तो अब ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर विद इन इंडिया हमको ढूंढने होंगे, ये सवालों के जवाब हैं जो हमको तलाशने होंगे, और इनके बहुत सारे जवाबों की जिम्मेदारी खुद पाकिस्तान पर भी आएगी कि वो बताएं कि उनके पास इसके क्या आर्गूमेंट हैं, कि भाई व्हाट इज इट दैट वी स्टैंड टू गेन। हिंदुस्तान एज अ कंट्री क्या गेन करेगा इन लोगों से अपने संबंधों को बेहतर करके? उनके पास सब कुछ गेन करने के लिए है, बोथ इन टर्म्स ऑफ उनका इन्फ्लेशन कम होता है, सब्जियां सस्ती पहुंचती हैं, यहाँ टमाटर 20 रुपये किलो मिल रहा है, वहाँ पर 2.5 रुपये किलो मिल रहा है। तो आई मीन आप अंतर देख सकते हैं कि कितना बड़ा अंतर है। हर एक चीज़ का इन्फ्लेशन 40% से ऊपर जा रहा है, इकोनॉमी का भट्टा बैठने वाला है। तो सो इट्स अ मेस, इन वन वर्ड इट्स अ मेस। तो ऐसे में गौहर खान जो पीटीआई के हैं वो किससे बात करना चाह रहे हैं? मालिक साहब से। और मालिक साहब क्या कह रहे हैं? फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं है। तो पॉसिबल क्या है, जब यह हालात ख़राब हो पाकिस्तान में आने वाले महीनों में, साल भर में, तो बहुत पॉसिबल है कि जो सरकार होगी, मान लीजिए नवाज शरीफ की सरकार मान लेते हैं, जैसे अभी इंडिकेशन नज़र आ रहे हैं, अगर इलेक्शन होते हैं तो मैंने कहा, तो फिर क्या होगा? तो जाहिर है कि प्रेशर आएगा उनकी गवर्नमेंट पे, प्रेशर आएगा, सोसाइटी का प्रेशर आएगा, और फिर उस सब का प्रेशर कहीं ना कहीं मिलिट्री भी इंटरप्रेट करती है ना? तो फिर अगला ऑप्शन क्या होगा? अगर नवाज शरीफ नहीं, जरदारी नहीं, सबके सब स्पेंट फोर्सेज हैं, सबके सब, जरदारी के पास इतनी सीटें नहीं आने वाली कि पेमेंट को सपोर्ट करके और गवर्नमेंट बनवा लें उनकी। तो और अगर आप गवर्नमेंट में लाएंगे उनको तो अगेन मिनिस्टर्स उनके होंगे, तो फिर पहले वाली सरकार में उस सरकार में फ़र्क क्या बचेगा? तो ये बड़े सवाल हैं। इन सवालों के बीच में मुझे लगता ये भी है कि क्या ऐसा तो नहीं कि कहीं इमरान खान को रखा जाए जेल में तब तक जब तक हालात ख़राब नहीं होते, और फिर उसको भी एक जिन्न की तरह से बाहर निकाल दिया जाए उस वक्त जब ज़रूरत हो उसकी, कि चलो
एक और पॉलिटिकल लड़ाई शुरू की जाए चीज़ें चलाने के लिए। ऑल्दो इस सब में मुझे शक सिर्फ एक बात का होता है, और वो ये कि क्या इतना वक्त भी बचा है इकोनॉमिकली पाकिस्तान के पास? ये एक बड़ा सवाल है। तो मेरा ये कहना होगा कि ज़रा सोचिए, ज़रा देखिए कि ख़ित्ते में हालात क्या बन रहे हैं। चाहे रेड सी की बात की जाए, ईरान की बात की जाए, अमेरिका की इंटरवेंशन देखी जाए, दूसरी तरफ यूक्रेन का अभी वहाँ सब कुछ जल रहा है। यहाँ गाज़ा में गाज़ गिरी हुई है गाज़ा में गाज़ और तो आप ये देखें कि बहुत कुछ है जो सुलग रहा है, बहुत कुछ है जो जल रहा है अपने आसपास। इसका धुआं हमें भी आ सकता है अगल बगल, यू नो। सो दिस इज व्हाट वी टू केयरफुल अबाउट। मगर सोचने की ज़रूरत ये है कि दरअसल वेयर इज इट ऑल लीडिंग टू, सॉल्यूशंस इसके कहाँ हैं, और उन सॉल्यूशन उनके सबके बीच में, बदलते हुए हालात के बीच में अपना प्रोटेक्शन कैसे किया जाना है, बोथ इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली। मजाक की बात एक बताता हूँ आपको ऑन लाइटर नोट, कि कल चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का जो माउथ पीस है ग्लोबल टाइम्स, उसमें भारत की इकोनॉमिक तरक्की की प्रेज़ की गई है। पिछले 10 सालों में जो तरक्की हुई है उसको लेकर प्रेज़ की गई। ज़रा सोचिए, ग्लोबल टाइम्स कुछ लिख रहा हो तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं इस वक्त। देखा जाना चाहिए कि चीज़ें कैसे चलेंगी। अभी आने वाले घंटों में, या हो सकता है कि अब से शाम तक हम कुछ और मुद्दा लेकर आपसे बात करेंगे। लेकिन तब तक मैं आपसे चाहूँगा कि कम से कम इस वीडियो के नीचे आप कमेंट्स करके हमें ये ज़रूर बताएं कि दरअसल जो डेवलपिंग सिचुएशन है बोथ इन पाकिस्तान एंड द रीजन, आपके ख्यालात क्या हैं। हम लोग मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर, हैव अ लवली डे।